में विंटर शुरू होने वाला है। तुम तो विंटर में अपने घर जाने वाली थी ना, अब क्या? अगर तुम उस फ्लाइट से नहीं गई तो फिर तुम्हें 6 महीने यहीं पर रहना होगा। इस बात को ध्यान में रखना तुम। तभी कैरी कहती कि नहीं नहीं, मैं 6 महीने और तो नहीं रुक सकती यहाँ पर। तो डॉक्टर भी कहते हैं कि ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। हम लाश को प्लेन में डालकर यूएस लेकर जाएंगे और फिर एफबीआई आराम से इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। इसके बाद कैरी सारी बात जाकर सैम को बताती और उससे पता चलता है कि वेस, रूबिन और मोने तीनों साथ में काम करते थे। वहाँ मेट्रोइड देखने के लिए वो रुके हुए थे, मगर वेस तो अपने कैंप से बहुत दूर पाया गया। तो अब दिखाते हैं तो कॉल पर मोनी कैरी से बात करता है कि तुम एक काम करो, वोस्टॉक में आकर मिलो। मगर कैरी कहती कि नहीं, मैं प्लेन भेज रही हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ। मगर मोनी नहीं मानता। तो कैरी वोस्टॉक जाने के लिए तैयार होने लगती है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है तुम्हारी? जो बर्फीला तूफान आने वाला था वो 10 घंटे पहले आने वाला है। कैरी कहती देखिए, मेरा वोस्टॉक जाना बहुत जरूरी है, मुझे मोनी ने बुलाया है और मैं पायलट डेल्फे के साथ वहाँ पर जा रही हूँ। अगले सीन में कैरी वोस्टॉक पहुंच जाती है और वहाँ पे तूफान भी आ जाता है। दोस्तों, कैरी फिर बड़ी मुश्किल से कैंप के अंदर जाती है। वो मोनी को आवाज लगाती मगर वो कोई जवाब नहीं देता। अंदर जाने पर कैरी को मोनी जख्मी हालत में मिलता है, किसी ने उसकी गर्दन काट दी थी और तभी कोई पीछे से कैरी पर भी एक्स से जानलेवा हमला कर देता है। उससे बचने के लिए कैरी कैंप से बाहर निकल जाती है और बाहर भी दोस्तों बर्फीला तूफान चल रहा होता है। इस बर्फीले तूफान में एकदम नजदीक की चीजें भी दिखाई नहीं देती और इसी तूफान में किलर ने हेलमेट वगैरह पहन के रखा हुआ था, इसलिए नहीं दिख रहा होता है कि किलर आखिर है कौन। वो किलर कैरी से भी फाइट करने लग जाता है। कैरी किसी तरह बड़ी मुश्किल से एक कैंप से दूसरे कैंप में जाती है और वहां का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। कैरी ने हैंड ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, इसलिए उसके हाथ थोड़ी देर के लिए दरवाजे के हैंडल पर ही जम जाते हैं। जब वो जबरदस्ती उसे छोड़ने की कोशिश करती है तो कैरी के हाथ का खाल निकल जाता है, मगर वो किसी तरह खुद को उस दूसरे कैंप में जाकर दरवाजा अंदर से बंद करने में बड़ी मुश्किल से कामयाब हो जाती है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो बेहोश हो जाती है। फिर नींद में उसे अपने पास्ट का एक डिस्टर्बिंग सीन आता है, मतलब एक सपना, जिससे परेशान होकर जब कैरी जागती है तो उसके सामने डेल्फी होता है। डेल्फी फिर कैरी को शांत करता है और कहता है कि देखो, तुम बाहर वाले कमरे में बेहोश थी, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, कैसा फील कर रही हो? तभी कैरी देखती है कि डेल्फी ने मेरे हाथ के 2 फिंगर्स पे पट्टी लपेट दी है, जिसकी मतलब खाल उधड़ चुकी थी उसी की। कैरी उसे कहती है कि मोनी की मौत हो चुकी है, उसे एक आदमी ने मार डाला जिसके सर से पैर तक गर्म कपड़ों से ढके होने के कारण मैं उसे पहचान नहीं पाई, पर वो अभी भी यहीं कहीं पर होगा, इसलिए मुझे अच्छे से जांच करनी होगी। इसके बाद कैरी और डेल्फी मिलकर उस कैंप के सारे रूम्स की जांच करते हैं और वहां उन्हें प्राइस नाम का यूएन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिलता है, जो कि मोनी की लाश की ही जांच कर रहा होता है और उसे वेस की मौत के बारे में भी पता चल गया था, इसलिए प्राइस को स्पेशली जांच करने के लिए यहाँ पर भेजा गया था। अब इससे कैरी को शक होता है और वो पूछती है, क्या तुम मुझे ये बताने का कष्ट करोगे कि यूएन एक जियोलॉजिस्ट की मौत में क्यों दिलचस्पी ले रहा है? इस पे प्राइस कहता है कि ये कोई मामूली कत्ल नहीं है, ये अंटार्कटिका का सबसे पहला मर्डर है और मोनी का कत्ल दूसरा है।